डियर स्टूडेंट, वेलकम टू DCSM इंटर कॉलेज रामखेड़ी ऑनलाइन क्लासेस। अब से आप लोगों की जब तक विद्यालय नहीं खुलेगा तब तक आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9 और आज का हमारा विज्ञान के अंदर टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ का ये लेक्चर 1 है। हमारे आसपास के पदार्थ मेनली हम उन पदार्थों की बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिनसे हम लोग घिरे हुए हैं, जैसे कुर्सी, मेज, चारपाई, किताब, पेड़, पहाड़, जल, झरना इत्यादि। अब ये सभी पदार्थ एक ना एक विशेष चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, एक ना एक चीज़ से बने हैं। जैसे कुर्सी की हम लोग बात कर लेते तो कुर्सी कैसे बनी है? कुर्सी लकड़ी से बनी है, कुर्सी लोहे से बनी हुई है, ठीक। ऐसे ही मेज लकड़ी से बनी हुई है, मेज लोहे से बनी हुई है। तो लकड़ी अपने आप में एक पदार्थ है, लोहा अपने आप में एक अलग पदार्थ है, एक अलग पदार्थ है। तो पदार्थ है क्या, यानी कि द्रव्य है क्या, है ना। तो द्रव्य पदार्थ को, विज्ञान की भाषा में पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। अब ये ज्ञानेंद्रिय क्या है? ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक। यानी कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम देख सकें, जिनकी आवाज़ हम सुन सकें, जिनका टेस्ट हम कर सकें, जिनकी सुगंध हम ले सकें और जिन्हें हम अपनी स्किन के माध्यम से, अपनी त्वचा के माध्यम से महसूस कर सकें, वो सब के सब क्या हैं? वो द्रव्य हैं, वो पदार्थ हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कुर्सी, मेज, खिलौना, गुब्बारा, बर्फ का टुकड़ा, जल इत्यादि। अब इस पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ भौतिक अवस्थाएं होती है, किन किन रूपों में हमारे आसपास मौजूद है, ठीक। तो वो देख लेते हैं। पदार्थ की वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम लोग मेनली तीन भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब ये 3 भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहले तो हम 5 ही भौतिक अवस्थाएं देख लेते हैं। 5 भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली भौतिक अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और 5वीं है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये आप लोगों के लिए 2 अवस्थाएं नहीं हैं। ठोस, द्रव और गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। अब ये चौथी और 5वीं है प्लाज्मा और BC, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली अवस्था है सॉलिड या ठोस, सॉलिड या ठोस, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैसेस। यानी कि पदार्थ हमारा मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंदर कैसी कैसी चीज़ आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ठीक। ऐसे ही लिक्विड में आप लोग देख रहे हैं और ऐसे ही गैस में आप लोग देख रहे हैं। ठोस के अंदर मेनली वे चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक। और लिक्विड के अंदर मेनली वे चीज़ हैं जो ज़मीन के ऊपर बहती हैं। और गैस के अंदर मेनली वे चीज़ है जो ज़मीन के ऊपर नहीं रुकती हैं, जो धरातल के ऊपर नहीं रुकती हैं। जैसे ठोस में हम लोग देख रहे हैं क्या है? कील देख रहे हैं, साइकिल देख रहे हैं, पेंसिल देख रहे हैं, कुर्सी देख रहे हैं, सीढ़ी देख रहे हैं, हथौड़ा देख रहे हैं। ऐसे ही लिक्विड में हम लोग क्या देख रहे हैं? पानी देख रहे हैं, ठीक। मिल्क देख रहे हैं। और गैस में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम वाष्प देख रहे हैं, ऊपर उड़ता हुआ बादल देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं, गैस से भरे गुब्बारे और वाष्प देख रहे हैं, ये यहाँ पे। तो ये 3 पदार्थ हैं। अब चौथा पदार्थ क्या है? चौथा पदार्थ है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था है। जैसे मक्खन ना तो ठोस है और ना ही द्रव है, ठीक। और BEC क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है जो किसी पदार्थ के गैस में कन्वर्ट होने से पहले की अवस्था होती है, वो BEC कहलाता है। तो ठोस के बारे में देख लेते हैं। ठोस है क्या? ठोस द्रव की वह अवस्था है जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन, ठीक। आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे लोहा, लकड़ी, ईंट, बर्फ, ये सब ठोस हैं, ठीक। अब लोहे का आकार और आयतन निश्चित है, लकड़ी का आकार और आयतन निश्चित है, ईंट का भी अपना एक आकार है, उसका भी एक अपना आयतन है और वो भी क्या है? निश्चित है। ऐसे ही बर्फ है और ऐसे ही और बहुत सारे ठोस हैं, ठीक। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, द्रव। तो द्रव क्या है?
द्रव पदार्थ की व्यवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। आकार का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लिक्विड है, सपोज करो आपके पास कुछ पानी है, ठीक, अभी कुछ देर पहले आपने क्या किया, वो पानी 1 लीटर के अंदर डाल दिया, तो पानी ने क्या किया कि उस पानी ने लीटर की आकृति ग्रहण कर ली, तो उसका तो कोई आकार नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले फिर हमने उसे क्या करा, किसी दूसरे बर्तन में डाल लिया, तो अब क्या हुआ कि उस पानी ने पहले 2 लीटर की आकृति में था, अब उसने किसी दूसरे बर्तन की आकृति ले ली। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि द्रव की व्यवस्था जिसमें या जिसका आयतन तो निश्चित होता है, क्योंकि 1 लीटर अगर जल है तो दूसरे बर्तन में भी 1 ही लीटर होगा, उसका आयतन तो निश्चित है किंतु उसका कोई आकार निश्चित नहीं है। वह जिसमें रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे दूध, जल, तेल, पारा इत्यादि, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब द्रव हैं। ऐसे ही पदार्थ की तीसरी अवस्था क्या है, गैस। ठीक, तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, किंतु उस पात्र के आयतन व आकार जितने हो जाते हैं जिन्हें इसमें रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गैस है, गैस का ना तो आकार निश्चित है न ही कोई आकृति निश्चित है। गैस को किसी ने नहीं देखा कि गैस किस आकृति की है, किस आकार की, और गैस का आयतन किस तरह का, उसकी बनावट किस तरह की है। कहने का मतलब ये है, ठीक। लेकिन गैस को क्या है, आप जिस बर्तन में डालोगे, ठीक, वह उसी का आयतन ग्रहण कर लेगी और उसी की आकृति ग्रहण कर लेगी। सपोज करो हमारे पास कुछ गैस है, हमने वो गैस एक सिलेंडर के अंदर डाल दी, तो उस गैस ने सिलेंडर की आकृति ग्रहण कर ली। हमने वो गैस रूम के अंदर लीक कर दिया, उसको रूम के अंदर खोल दिया, तो उस गैस ने क्या किया, पूरे रूम की आकृति ग्रहण कर ली और पूरे रूम के अंदर फैल गई। तो उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उन्हीं के जैसे। द्रव्य की अणुगतिकी का सिद्धांत, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आई थिंक मेरा मानना ये है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर, आई थिंक पूरी केमिस्ट्री का बेस ही लगभग यहाँ से सेट होता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ है हमारे आसपास, मान लीजिए हम लोग एक फल की बात करें, एक सेब की बात करें, सेब की आकृति मान लीजिए 200 ग्राम का सेब है, 250 ग्राम का सेब है। ठीक, सेब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये बात कैसे प्रूफ होती है, आप सेब को काटना शुरू करो, सपोज करो आपने सेब के 2 हिस्से किए, आधा आधा, ठीक, उस आधे हिस्से के 2 हिस्से और किए, अब जो ऐसे ही कटता चले जाएगा, वो लास्टली हमारे पास सेब का इतना छोटा पार्ट रह जाएगा कि हम उसे और नहीं काट सकते। यानी कि सेब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इन छोटे छोटे कणों को अणु कहा जाता है। ये छोटे छोटे कण, ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो अणु है, पदार्थ के अणु हैं, ये कठोर, चिकने और पूर्णतः प्रत्यास्थ गोले की तरह होते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिक, यानी कि ये एक गेंद के समान होते हैं, जिनके बीच कुछ रिक्त स्थान बना रहता है। ठीक, ये जो पदार्थ है, पदार्थ के जो अणु हैं, पदार्थ विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो उन अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतरा अणु अवकाश कहते हैं, और द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षक तथा प्रतिकर्षण बल का कार्य करते हैं। मतलब ये जो अणु हैं, ये द्रव के अणुओं के मध्य एक तरह का बल होता है। बल का मतलब क्या है कि ये अपने आप को दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे से दूर भी भागने का प्रयास करते हैं। द्रव्य है, द्रव्य के अंदर उसके अणु उसमें परमानेंटली घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, और जैसे जैसे द्रव्य का ताप बढ़ता है, जैसे जैसे हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि उसके जो अणु हैं वो और तेजी से घूमने लगते। ठोस के अणुओं की गति सबसे कम, द्रव के अणुओं की गति उससे ज़्यादा, और गैस के अणुओं की गति सबसे कम होती है। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। एक ठोस है, ठोस के अणु बहुत कम गतिशील होते हैं। लिक्विड के अणु गैस से कम किंतु ठोस से ज़्यादा गतिशील होते हैं, और गैस के अणु गतिशील होते हैं, बहुत ही अधिक गतिशील होते हैं। वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, बर्तन की सतह से टकराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठीक, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में हम लोग मेनली बात करेंगे आज गलन और गलनांक। अब ये गलन क्या है, गलन का तात्पर्य किसी ऐसी अवस्था से है जब किसी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं। सपोज करो आप प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कुछ देर पिघलाओगे तो पिघलने पर क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओगी। जैसे हम उसे गर्म करेंगे वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो इसे कहा जाता है गलन। ठीक, और ठोस का द्रव में बदलना, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड
फोम का कोई हमारे पास पदार्थ है और उस पदार्थ को अगर हमने गर्म किया, गर्म करने पर क्या हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, तो वो प्रोसेस कहलाता है गलन। ठीक, और गलन वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे कॉपर, कॉपर का गलनांक 1230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका तात्पर्य है कि कॉपर, तांबा 1250 से के समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पिघलने लगता है। वाष्पन, वाष्पन क्या है? वाष्पन कहा जाता है किसी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो उड़ने लगता है ना। वो क्या होता है? उड़ने लगता है। सपोज करो हमारे पास कुछ वाटर है, कुछ पानी है, वो पानी को हमने क्या किया, गर्म करना शुरू किया। धीरे 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 पानी गर्म हुआ, तो गर्म होने पर क्या होगा, जैसे जैसे पानी गर्म होगा ऐसे ऐसे उसमें से वाष्प निकलनी शुरू होगी। और ये जो पानी में से वाष्प निकलना है, यानी किसी लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर उसमें से वाष्प का निकलना ही वाष्पन है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप समझ लीजिए कि जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन होने लगता है। यह प्रक्रिया वाष्पन अथवा वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे जल का उबलना। ठीक, आप खुले में कोई जल रख दीजिए या जल को गर्म कर लीजिए तो आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा, वो क्या है? वाष्पन है। ठीक है, और ये क्वथनांक, क्वथनांक क्या है? क्वथनांक है ना। तो क्वथनांक वह ताप है जिसके ऊपर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल, जल को अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, इसके बाद है हिमीकरण एवं हिमांक। तो हिमीकरण का अर्थ है द्रव का जमना। द्रव का जमना मतलब हमारे पास सपोज करो वाटर है, वाटर को हमने घंटा 2 घंटा के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया, तो वाटर क्या हुआ, वाटर बर्फ में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो पहले तो लिक्विड था, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यही कहलाता है द्रव का हिमीकरण, यानी कि द्रव का जमना हिमीकरण। तो हिमीकरण की एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर किसी पदार्थ का हिमीकरण होता है, तो उसका रेफ्रिजरेशन होता है। तो रेफ्रिजरेशन यानी फ्रीजरेशन क्या है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए तो वह उस द्रव का हिमांक कहलाता है। और हिमांक मतलब किसी टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना, ये हिमांक है। तो ये देख लीजिए आप लोग, और इसका PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा साथ साथ में। ये लेक्चर मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आपके पास अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच, बाय।